जय हिंद दोस्तों आज है 11 अप्रैल और आप देख रहे हैं डिफेंस पेंशन न्यूज एंड एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं जो आपको खबरें और जानकारियां देने वाला हूं वो इस प्रकार से हैं। इस पर्स में सुधार को लेकर कर्नल ने की तीनों चीफ से यह मांग, जनरल की रैली में पूर्व सैनिकों से बदसलूकी, चुनाव 2024, पूर्व सैनिकों की 7 लाख वैकेंसी, पेंशनर्स के लिए ऐप लॉन्च, आरबीआई ने भी किया एक ऐप लॉन्च, पेंशन रुकी, स्पर्श व बैंक दोनों मुकरे, पेंशन के साथ इंश्योरेंस भी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर पर मैं चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पेंशन पोर्टल पर सुधार को लेकर के कर्नल साहब ने, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने तीनों चीफ को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, एयर चीफ मार्शल को और एडमिरल हरि कुमार साहब को, और इसके अलावा दोस्तों जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अन्य अधिकारियों को भी जो है यह लेटर भेजा है। और आप यहां पर इनका देख भी रहे हैं, इन्होंने पिटीशन में क्या कहा है, कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ स्पर्श के जो फेलियर है उसके बारे में जो है इन पे कहा है और इस पे क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में कहा है। आप देख रहे हैं, पेंशन एंड ओआरओ रिकॉर्ड ऑफिस मेड रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट देयर डेटा इन पोर्टल ऑन माइग्रेशन टू स्पर्श। आपको पता है दोस्तों कि जब से स्पर्श में डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है तो वहां पर आप देख रहे हैं कि जो डेटा पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन होता है वह पेंशनर्स के द्वारा किया जाता है कि वो अपना डेटा वहां पर चेंज कर सकते हैं या जो भी करते हैं वहां पर उनको जो है मैनेज करते हैं, तो उसके बाद वो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वो सारी चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन यहां पर जो है कर्नल साहब ने इस चीज को रखा है कि यह जवाबदारी जो है, जो पेंशनर डेटा फीड करने का है, वह जवाबदारी जो है स्पर्श की है, वह रिकॉर्ड की है, ना कि एक पेंशनर्स की है। जब पेंशनर अगर जो है इस प्रकार से वहां पर कोई डेटा चेंज करता है तो उसको कभी कभी जो है 6 महीने भी लग जाते हैं वेरीफाई होने में, साल भर भी लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो उसको जो है 30 दिन के अंदर जो है वेरीफाई कर दिया जाना चाहिए, ना कि उसको जो है 6 महीने 1 साल तक पेंडिंग रखा जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में दोस्तों पेंशनर्स को कई दिक्कतें आ जाती हैं, वह जो है अन्य जो उसके जो समस्याएं हैं उसको वहां पर नहीं डाल पाता है। और यहां पर इन्होंने यह भी सवाल किए हैं कि जो पेंशनर्स के द्वारा वहां पर ग्रीवेंसेस डाली जाती हैं, कुछ चीजें अपडेट की जाती हैं, तो उसको एक तो 30 दिन के अंदर सॉल्व कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस और जो स्पर्श है उनको जो है इसका डेटा पहले अपनी तरफ से जो है पूरा सही तरीके से एंट्री करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, और जो भी यदि जो है पेंशनर्स की तरफ से डाला गया है तो उसको जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। तो इसी प्रकार का आप यहां पर देख भी रहे हैं। और ये कर्नल साहब की बात दोस्तों यह भी बता दूं मैं, इन्होंने जो है पहले भी जो है ईसीएचएस की, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, ईसीएचएस के रिगार्डिंग भी जो है तीनों चीफ को इसी प्रकार से लिखा था कि ईसीएचएस में जो है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वह जो है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में नहीं अवेलेबल रहती हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपने सारे रूल लागू कर दिए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए तो आपको इसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए और जो भी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो बेनिफिशियरी हैं ईसीएचएस के, तो उनको पॉलीक्लिनिक में मिल जाना चाहिए, उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। अगली बात है दोस्तों, बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जो है चुनावी रैलियां जगह जगह चल रही हैं अलग अलग पार्टियों की। लेकिन दोस्तों एक खबर आप देख रहे हैं कि भाजपा नेताओं की पूर्व सैनिकों के साथ धक्का मुक्की, वीके सिंह के कार्यक्रम में नाराज हुए पूर्व सैनिक, लोगों ने बाहर निकाला। तो दोस्तों इस पर बात करेंगे, इससे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए।
अच्छा दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ही लिया, अब इस चीज को समझिए कि आखिर हुआ क्या है। आपको पता ही है कि जनरल वीके सिंह, जो कि अभी जो है सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने जो है एक चुनावी रैली की थी देहरादून में, और किसके समर्थन में की थी? टिहरी लोकसभा सीट के प्रचार के लिए वो आए थे। यहां पर जो है कई एक्स सर्विसमैन को वहां पर बुलाया गया, और ऐसे में दोस्तों एक्स सर्विसमैन गए भी वहां पर, लेकिन उन्होंने जो है अपनी मांग रखी वहां पर कि चाहे वह ओआरओपी से संबंधित हो, एमएसपी से संबंधित हो, या पेंशन संबंधित मुद्दे हों, विसंगतियों से संबंधित हों, इस चीज को लेकर जो है उन्होंने वहां पर अपना एक ज्ञापन भी दिया कि जनरल साहब इस चीज को भी जो है अपनी जो भाषण है उसमें शामिल करें। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जो जब उन्होंने भाषण दिया जनरल साहब ने, तो उनके जो मुद्दे उठाए गए थे उनको जो है बिल्कुल भी कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक्स सर्विसमैन में जो वहां पर गए हुए थे उनमें जो है इस चीज का गुस्सा फूट पड़ा, और ऐसे में दोस्तों वहां पर नारेबाजी होने लगी एक्स सर्विसमैन के द्वारा, और ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके बीच में और जो पूर्व सैनिक थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई। उन्होंने जो है जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूर्व सैनिकों को वहां पर से धकेला, और हालांकि दोस्तों वहां पर जो है पुलिस भी मौजूद थी, पर लेकिन जो यहां पर समाचारों में लिखा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस की भी एक ना चली, और वीडियो में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्व सैनिकों को धक्का देते हुए और थप्पड़ मारते साफ नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, पूर्व सैनिकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं के धक्का मारकर प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यहां कार्यक्रम में इनवाइट किए गए थे, और एक मांग पत्र उन्होंने वीके सिंह को दिया था, लेकिन उसका उन्होंने भाषण के दौरान कोई जिक्र नहीं किया, और कार्यक्रम के दौरान उनका सम्मान भी नहीं किया गया। पूर्व सैनिकों ने यह भी कहा कि मोदी से उन्हें कोई बैर नहीं है और रानी तेरी खैर नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ तस्वीरें भी जो है यहाँ पर की दिख रही हैं, और वहीं जो है जो स्थानीय विधायक हैं सरिता कपूर जी का कहना है कि यह जो है विपक्ष का षड्यंत्र है, और यदि जो है विपक्ष के कुछ लोग अपने भेजकर अपने लोगों को भेजकर बीजेपी के कार्यक्रम में खलल डालने का कोशिश कर रहे हैं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने यह भी कहा है कि उनके संज्ञान में फिलहाल यह मामला नहीं है, और यदि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस प्रकार से पूर्व सैनिकों के साथ अगर कोई अभद्रता की होगी तो उसकी जांच की जाएगी और उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों हालांकि यह एक बड़ी दुखद घटना है कि पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार से जो है व्यवहार किया जा रहा है। वह अगली चीज है दोस्तों, अगली खबर है कि अग्निवीर पूर्व सैनिकों के 7 लाख पद खाली, हर साल 55,000 रिटायरमेंट कैसे मिलेगी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी। आपको पता ही है कि अब अग्निपथ की स्कीम आ चुकी है, और ऐसे में जब 4 साल के बाद उन्होंने 75% जो अग्निवीर हैं उन्होंने सेना से वापस आ जाना है, तो ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको री एम्प्लॉय करे, सिविल के क्षेत्र में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन उनको री एम्प्लॉय करने की आपने देखा ही होगा जब स्कीम शुरू की थी तो सरकार की तरफ से कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी कि जब वो ये वापस आएंगे तो इनको कहीं ना कहीं जो है री एम्प्लॉय किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद, और होने ही वाले दोस्तों तकरीबन 3 साल तो यह हो ही चुके हैं, 1 साल के बाद अब जो है अग्निवीर आने वाले वहां पर काफी, तो समाप्ति के बाद दोबारा से सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, अब इस पर फिर से यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। और जो डीजीआर है उन्होंने जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8,10,000 पद हैं। इनमें से दोस्तों केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के 7,70,000 पद, यानी कि 95% पद जो हैं अग्निवीर के लिए खाली रखे हुए हैं। अब देखना दोस्तों यह है कि जब अग्निवीर आते हैं तो क्या राज्य सरकारें, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या केंद्र सरकार हैं, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। 55,000 जो है अग्निवीर हर साल आएंगे, तो ऐसे में जो है उनको री एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं पर करना पड़ेगा। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय सेंट्रल सिविल पेंशनर्स हैं दोस्तों, सेंट्रल सिविल पेंशनर्स, उनके लिए जो है सरकार ने जो है एक डिपार्टमेंट ने अब एक नया ऐप जारी कर दिया है, और प्ले स्टोर से आप भी यदि जो है सेंट्रल सिविल पेंशनर्स हैं
तो दीर्घायु ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पर्श के लिए तो जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए तो दोस्तों स्पर्श की ऐप है, हालांकि आजकल यह काम नहीं कर रही है, लेकिन आप जो इसकी वेबसाइट से पूरा अभी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐप भी है प्ले स्टोर पर अवेलेबल। और ये लेटर है दोस्तों 1 अप्रैल 2024 का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है ना, आप इस चीज को देख भी रहे होंगे। और इसमें दोस्तों पिछले जो है 24 मंथ का, यानी कि पिछले 24 डिटेल आपको पेंशन की इसमें पूरी ट्रांजेक्शन की मिल जाएगी, यानी कि 2 साल का जो भी आपका पेंशन का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा मिल जाएगा। और इसके जो फीचर हैं दोस्तों, इसमें पूरी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगला दोस्तों, आरबीआई ने भी जो है एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। और ऐप किस चीज के लिए दोस्तों, यदि आपको बैंक से जुड़ी जानकारी के लिए दूसरे ऐप और वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए अब एक ऐप का लॉन्च कर दिया है। और इसमें जो है आप बैंकिंग से संबंधित और फाइनेंस से जुड़ी सारी जानकारियां जो है घर पर बैठकर ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से संबंधित जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाकर के आप आरबीआई का यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो है बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट आदि से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। अगला जो है खबर है दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कमेंट है इनका, इस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैन सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूं और सर अगले 6 महीने से मेरी दादी की पेंशन नहीं आई है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि स्पर्श में माइग्रेट हो गया। स्पर्श वाले बोल रहे हैं पहले हुआ था माइग्रेट, कुछ दस्तावेज के कारण फिर से बैंक को दे दिए गए हैं, बोल रहे हैं स्पर्श वाले, मगर अभी बैंक गया तो जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए स्पर्श माइग्रेट दिखा रहा है। सर अगले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं, कुछ कीजिए। अब देखिए इनकी दादी का जो है स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, वहां पर जो है उनकी जो डेटा था उनको स्पर्श को सही पूरा मिल नहीं पाया, तो स्पर्श का उन्होंने बात की, उनकी पेंशन रोक दी गई। इन्होंने जब बात की स्पर्श से तो उन्होंने कहा हमने जो है वापस जो है डेटा पूरा हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हमने वापस बैंक को दे दिया। अब ये बैंक में जाते हैं कि भाई हमारी पेंशन रुकी हुई है, तो बैंक में जब वो उनका डेटा देखते हैं, इनका पेंशन का डेटा देखता है, तो वो दिखाता है स्पर्श में। और ऐसे में दोस्तों इनकी दादी की पेंशन ही पिछले 6 महीने से रुकी हुई है, कंफ्यूज हैं भाई किससे बात करें किससे ना करें। स्पर्श में बात करें तो वो बोल रहे हैं बैंक में जाइए, बैंक को दे दिया। बैंक वाले बोल रहे हैं हमारे पास तो इनका डेटा ही शो नहीं कर रहा। तो ऐसे में दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंशन रुकी हुई है और फिर बुढ़ापे में ऐसे में जो है पेंशन ही सहारा होता है, तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरी तो यही सलाह है कि देखिए अब बात करने से केवल कुछ नहीं होगा, आपको रिटर्न में जो है कंप्लेंट्स डालनी पड़ेंगी अपनी। और किस किस को डालनी पड़ेगी, एक तरफा नहीं, पीसीडीआई स्पर्श को भी जो है इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट डालिए। दूसरी कंप्लेंट जो है बैंक के सीपीपीसी को भी डालिए। तीसरी कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड ऑफिस को डालिए, क्योंकि 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इन तीनों को तो दोस्तों कंप्लेंट आपने डालनी है। और इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन जो है सीपी ग्राम पर भी यह कंप्लेंट डालें, ताकि चारों तरफ से जो है इस पर कार्रवाई हो। अगर कोई यहाँ पर ढिलाई दिखाता है तो कहीं ना कहीं से जो है सीपी ग्राम वर्क करेगा, वो इनको इंस्ट्रक्शन देगा कि इस पर कार्रवाई करें और आपकी पेंशन जो है उसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि भाई इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। अगर कर भी दिया तो आप क्या करें, हमारे पास क्या चारा है, हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और लेना है तो दोस्तों जो मेरी सलाह है आपको यह करना ही पड़ेगा। अगली बात कर रहा था दोस्तों कि पेंशन के साथ इंश्योरेंस वाली बात, तो बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा, पेंशन को से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथन शुरू। आपको बताया दोस्तों अभी जो है चुनाव से पहले नई सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे केंद्रीय अधिकारी बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की तैयारी में जुटे। हालांकि दोस्तों अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में पेंशन को, जो बुजुर्गों की पेंशन है उनकी स्कीम को लेकर के जो है आजकल मंथन चल रहा है कि जब जो है नीति आयोग ने जो है सरकार को बुजुर्गों के आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि जो सरकार उनको बुढ़ापे की पेंशन तो देती है, लेकिन इसके साथ में उनको जो है उनका हेल्थ का इंश्योरेंस, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं उनको, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है उनका होना चाहिए। तो इस पर दोस्तों पूरी मंथन चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप जैसे कि डिफेंस पेंशनर्स हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए तो दोस्तों इंश्योरेंस है। मैं आपको बताऊं, इंश्योरेंस है आपके अकाउंट में, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है आपको। एसबीआई में आपको पता है 30 लाख, पीएनबी में 50 लाख, कुछ में और भी हो सकते हैं, डीएसपी अकाउंट। लेकिन इसके लिए आपको पता है कि आपका अकाउंट मैंडेटरी है
जो है एसबीआई में डीएसपी पेंशन गोल्ड से पीएनबी में रख प्लस स्कीम के तहत आपका खाता होना चाहिए। अगर दोस्तों इन स्कीम के तहत आपका खाता नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बाद में दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा जो है एक केस आया है जिनका जो है डीएसपी उन्होंने पेंशन गोल्ड में नहीं कराया था, आज जो है बैंक उनको मना कर रहा है उनका 30 लाख का इंश्योरेंस पे करने में। तो उस खबर को भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको पता ही है पेंशन जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, बुढ़ापे का एक जो है सहारा होता है। तो पेंशन के साथ साथ में दोस्तों अगर इस प्रकार का इंश्योरेंस भी अगर आपको दिया जाता है तो केवल आपके कागजी कार्रवाई के कारण जो है इन चीजों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप इन चीजों से चूकते हैं तो आपकी भी कुछ ना कुछ जरूर गलती होगी। हालांकि हम इतना आपको जागरूक कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों आपकी भी यह ढिलाई है। और इन सब चीज को लेकर के दोस्तों कि आपने डीएसपी पेंशन कैसे जानना है कि आपकी डीएसपी पेंशन खाता है या नहीं है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन लिखनी है हिंदी में, अंग्रेजी में, सारे फॉर्मेट में मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है कि ऐसे एप्लीकेशन लिखिए, इनके बाद ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगाइए, उसके बाद बैंक में जाइए, ये कार्रवाई कीजिए। छोटी छोटी चीजें हम आपको बताते रहते हैं। आप मेरे चैनल में जाकर के उन वीडियोज को ढूंढ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं और इन चीजों का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।